Hello everyone and welcome you all in lecture 3 of solution. So अभी तक हमने lecture 2 में देखा था कुछ concentration terms like हमने कवर किया था lecture 2 में molarity, इसके बाद हमने देखा था modality, फिर normality और लास्ट में हमने देखा था मोल फ्रैक्शन। इसके बाद हमने देखा था रिलेशन बिटवीन कंसंट्रेशन टर्म्स। मीन्स यदि हमें मोलैरिटी दिया हो और हमसे क्वेश्चन में मोलैरिटी पूछ रहा हो तो कुछ हमने रिलेशन देखा था, वहाँ से हम मोलैरिटी में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमने कुछ इसके ऊपर पी वाई कुछ भी सॉल्व किया था। सो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे सोल्युबिलिटी क्या होता है। सोल्युबिलिटी मेनली दो टाइप का होता है। पहला हम देखते हैं गैस इन लिक्विड, दूसरा देखते हैं सॉलिड इन लिक्विड। मीन्स सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड एंड दूसरा सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सो आज के लेक्चर में हम अभी बस सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड ही देखेंगे, ठीक है। इसके बाद कुछ कौन से वो फैक्टर होते हैं जो इस सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं वो भी देखेंगे और इसके ऊपर कुछ पी वाई क्यू सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पहला टर्म है सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी होता क्या है? सो इसको हम देखते हैं एक डायग्राम की तरह, ठीक है। मान लो एक हमारा एक कंटेनर हुआ, ठीक है। इस कंटेनर में हमारा कोई सॉल्वेंट लाइक हमने H2O ले लिया, ठीक है। इसके बाद हम इसमें ऐड करते हैं शुगर, ठीक है। शुगर ऐड करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें जितना शुगर इसमें ऐड होना चाहिए, मान जो इसमें इसकी कैपेसिटी है ये 5 ग्राम शुगर को डिजोल्व कर सकता है, ठीक है। और हमने इसमें 5 ग्राम शुगर डाला और एक क्लियर सॉल्यूशन दे दिया 5 ग्राम शुगर डालने के बाद, ठीक है। सो यहाँ से हमारा डेफिनेशन आया, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजोल्व इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से डेफिनेशन को मैं लिख देता हूँ, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ solute that can be dissolved in a given amount of solvent at constant temperature and pressure called solubility। ये डेफिनेशन हुआ solubility का, ठीक है। यहाँ पे एक टर्म आया कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। सॉल्युबिलिटी के केस में अगर हम सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करना चाहते हैं तो उस केस में हमारा जो टेम्परेचर एंड प्रेशर वो कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है देखते हैं। जैसे इस केस में हुआ, मान जो हमारा इसमें 5 ग्राम शुगर डिजोल्व हो सकता है और हमने 5 ग्राम शुगर डिजोल्व कर दिया, मान जो टेम्परेचर 25 रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन मान जो हम इसमें 7 ग्राम शुगर को डिजोल्व करना चाहते हैं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जस्ट हमें टेम्परेचर को इंक्रीज कर मान जो हम इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं, ठीक है। इस केस में जो सॉल्यूट यहाँ पे शुगर 5 ग्राम डिजोल्व हो रहा है, इस केस में टेम्परेचर बढ़ाने के बाद 5 ग्राम से ज़्यादा डिजोल्व हो सकता है, मान जो 7 ग्राम डिजोल्व हो सकता है, ठीक है। सो दैट्स वाई
टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से जो शुगर है, शुगर ज़्यादा डिजॉल्व हो सकता है एंड प्रेशर पे भी। इसको हम आगे पढ़ेंगे। ये यहाँ पे अगर शुगर है हमारा सॉलिड है, ठीक है, और वाटर लिक्विड, ठीक है। ये जो केस हुआ हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड का केस हुआ, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, मेनली इसके दो टाइप होते हैं, ठीक है, अभी मैंने बताया था 2 टाइप्स होते हैं। पहला हुआ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड एंड दूसरा हुआ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। ये 2 टाइप के होते हैं सॉल्युबिलिटी, जिसमें हमें मेनली फोकस करना इस लेक्चर में हम फोकस करेंगे पहले पे गैस इन लिक्विड को। सॉलिड इन लिक्विड को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले को। पहला देखते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले मान लो हमने एक ले लिया क्लोज्ड कंटेनर, ये हमारा क्लोज्ड कंटेनर है। इस कंटेनर में हमारा एक लिक्विड भरा हुआ है, ये जो वाटर है, ठीक है। इसके साथ साथ हमने कुछ इसमें गैस पार्टिकल्स भी ले रखा है, ठीक है। हम जानते हैं कि जो गैस होता है रैंडम मोशन करते हैं, ठीक है। तो जो गैस जब ये रैंडम मोशन करेगा तो एक जो कंटेनर है इसके वॉल के साथ इंटरेक्ट करेगा और इस पे फोर्स प्रेशर लगाएगा, ठीक है। कंटेनर के वॉल पे फोर्स लगाएगा, ठीक है। और जो कुछ गैस पार्टिकल होते हैं, कुछ गैस पार्टिकल, ये क्या करते हैं, इस सॉल्वेंट के अंदर चले जाते हैं, ठीक है, और इनके साथ इंटरेक्ट कर जाते हैं। लाइक जो वाटर है हमारा, ठीक है, जो ऑक्सीजन होता है नेगेटिव चार्ज कंटेन करता है और हाइड्रोजन पॉजिटिव, ठीक है। ये जो गैस पार्टिकल होते हैं ये ऑक्सीजन के साथ वेरी वीक इंटरेक्शन करते हैं, वेरी वीक इंटरेक्शन विथ वाटर, ठीक है। अगर इस चीज को समझना है तो हम एक यहाँ पे डायग्राम है, इसके थ्रू समझ सकते हैं, ठीक है। मान जो एक हमारा क्लासरूम है, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा सिनेरियो क्रिएट हुआ जिसमें यहाँ पे हमारे जितने भी डोर है और विंडो है ये सारे लॉक हो चुके हैं, ठीक है। इस केस में ये जितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ये मान लो हमारे गैस पार्टिकल्स हो गए, ठीक है। इस केस में जितने भी स्टूडेंट्स हुए एक पैनिक सिचुएशन में क्या करेंगे, ये दरवाजे को खोलने की कोशिश करेंगे, विंडो को खोलने की कोशिश करेंगे। ये जो क्लासरूम का पूरा वॉल है उस पर फोर्स लगाएंगे, उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। सेम केस यहाँ पे भी है। यहाँ पे जितने भी गैस पार्टिकल है एक कंटेनर के वॉल पे प्रेशर अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ गैस पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो सॉल्वेंट के अंदर आ जाते हैं और वहाँ पे वाटर के साथ एक वेरी वीक इंटरेक्शन करते हैं। ये इंटरेक्शन इतना वीक होता है कि कुछ समय के बाद ये जो गैस पार्टिकल अंदर आए थे ये खुद फिर से अपने गैस फेज में चले जाते हैं, ठीक है। और ये प्रोसेस होता रहता है, गैस पार्टिकल अंदर आते हैं और फिर टूट के बाहर चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जो रेट ऑफ इनवर्ड मूवमेंट ऑफ गैस इज इक्वल टू रेट ऑफ आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गैस मीन्स एक समय ऐसा आता है जब जितना गैस अंदर आता है उतना गैस पार्टिकल्स बाहर भी निकलते हैं। इसी सिनेरियो को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट।
इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट पे जितने भी गैस जितना गैस अंदर आता है उतना गैस बाहर ही जाता है, ठीक है। सो इस केस पे जो हमारा डेफिनेशन बना सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड का, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड is defined as the maximum amount of gas dissolved in given amount of सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमेशा याद रखना लिक्विड होगा, ठीक है। एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये चीज़ कभी नहीं भूलना है जब डेफिनेशन लिखना है, ठीक है। क्योंकि जैसे हम टेम्परेचर और प्रेशर को वेरी करेंगे सॉल्युबिलिटी भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया हमारा डेफिनेशन, ठीक है, कि गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में कितनी होती है, कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं कौन कौन से वो फैक्टर होते हैं जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। सो इसके बाद हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करने के लिए करने वाले टोटल 4 फैक्टर्स होते हैं। 4 फैक्टर्स। पहला नेचर ऑफ सॉल्यूट मीन्स गैस। दूसरा नेचर ऑफ सॉल्वेंट मीन्स यहाँ पे सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड। तीसरा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड चौथा पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इसी को हम बोलते हैं हेनरी लॉ। सो हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है हम वो देखेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मान लो एक हमारा कंटेनर है, ठीक है। इसमें हमारा जो गैस पार्टिकल है एक है ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट किया हुआ, ठीक है। वीक इंटरेक्शन किया हुआ ऑक्सीजन के साथ। मान जो है टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर मान जो हमने कर दिया 100 डिग्री सेल्सियस, अब क्या होगा। अभी मैंने बताया था कि जो इंटरेक्शन होता है बहुत ही वीक होता है, ठीक है। इतना वीक होता है कि अपने आप ही ये जो गैस पार्टिकल होता है टूटते रहते हैं, इस इंटरेक्शन को तोड़ देते हैं। अब मान जो हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया मतलब जो गैस मॉलिक्यूल है इसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ गई, ठीक है। तो इस केस में जो क्या होता है, ये जो इंटरेक्शन होता है ये भी टूट जाता है। जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया, ये जितना भी इंटरेक्शन था, ठीक है, ये सारा टूट जाता है, ठीक है। और जो गैस पार्टिकल है वो गैस फेज में चला जाता है, ठीक है। सो जैसे ही हमने मान लिया हमारा टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो देखो टेम्परेचर बढ़ाया तो जो इंटरेक्शन है वो वीक हुआ तो गैस पार्टिकल लिक्विड फेज से अपने गैस फेज में चला गया। सो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर
द इंटरेक्शन बिटवीन गैस एंड वाटर becomes very weak, hence solubility decreases। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस का लिक्विड में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा। ठीक है, सो यहां से हम लिख सकते हैं सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घटेगी। ठीक है, इसको समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है मछलियों का, क्योंकि जो हम जानते हैं ठीक है समझते हैं यहाँ पे। सॉरी, देखो ये मान जो ये कोल्ड वाटर नॉर्मल वाटर है, नॉर्मल टेम्परेचर है, और ये क्या है, हाई टेम्परेचर पे है। ठीक है, सो जो ऑक्सीजन हम जानते हैं कि जो वाटर के अंदर जितने भी एनिमल्स होते हैं, जितने भी फिशेस होती है, अदर लिविंग बींग्स होते हैं, जो ये सांस लेते हैं, सांस कैसे लेते हैं, जो भी जितना भी ये सी होता है, समुद्र होता है या मान जो वाटर हो गया, इसमें हमारा ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है। ठीक है, इसी डिजॉल्व ऑक्सीजन को ये जो मांझे फिश हो गए ये लेते हैं और ये जिंदा रहते हैं। ठीक है, और अभी हमने पढ़ा था कि जो गैस का डिजोल्यूशन होता है पानी में, ठीक है, वो टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। हाई टेम्परेचर पे गैस का डिजोल्यूशन डिक्रीज होता है। ठीक है, तो हम गर्मियों के दिनों में देखते हैं कि गांव में लोग कहते हैं गर्मियों के दिनों में मछलियां मर जाती है। ठीक है, उसके पीछे एक साइंस होता है, ऐसे ही नहीं मरती है। ठीक है, तो गर्मियों के दिनों में क्या होता है, जो तालाब होते हैं, ठीक है, पॉन्ड, इसमें क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो जो वाटर होता है, वाटर में जो ऑक्सीजन लेवल होता है डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, जब ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज कर देगा तो जो मछलियां होती हैं वो सांस नहीं ले पाती। ठीक है, जब सांस नहीं ले पाती है तो क्या कर, ये बेहोश हो जाती है और वाटर सरफेस पे आ जाती है। ठीक है, अब बहुत सारी मछलियां गर्मियों के दिनों में क्या हो जाती है, मर जाती है। सो एक केस हुआ हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का। ठीक है, उसके बाद दूसरा केस आता है हमारा, इफेक्ट आता है नेचर ऑफ गैस का। ठीक है, नेचर ऑफ गैस। ठीक है, सो अभी मैंने बताया था कि जो गैस पार्टिकल होते हैं ये वाटर के साथ, मतलब सॉल्वेंट के साथ वीक इंटरेक्शन के साथ जुड़े रहते हैं, वीक इंटरेक्शन होता है इनके बीच। ठीक है, और इसी इंटरेक्शन को बोलते हैं वंडरवॉल, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये जो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास के, मोलर मास ऑफ गैस के। ठीक है, ठीक है, मोलर मास ऑफ गैस का मीन्स मान लो मेरे पास दो गैस हो गए, एक हो गया ऑक्सीजन और दूसरा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन पूछ दे, विच वन विल मोर soluble इन वाटर, इन दोनों में से वाटर में ज़्यादा सोलुबल कौन होगा, तो इसको डिफाइन करता है नेचर ऑफ गैस। मीन्स
किसका मोलर मास ज़्यादा है, जिसका मोलर मास ज़्यादा होगा वो जो वाटर के साथ होगा उस उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। सो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसका मोलर मास 44 होता है और वाटर का 32 होता है। सो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास ज़्यादा है, सो इसके बीच इसका जो वंडरवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये भी ज़्यादा होगा। अगर ये ज़्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इस केस में जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा वाटर में डिजॉल्व होता है। इसके बाद आता है तीसरा इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इसी को हम बोलते हैं, इसको एक्सप्लेन किया था हेनरी लॉ ने। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जेई और नीट में। ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं। ठीक है, मान जो मेरे पास 2 कंटेनर है। ठीक है, दोनों कंटेनर में मेरे पास गैस प्लस लिक्विड का मिक्सचर है। एक में जो प्रेशर है हमारा 1 atm है, दूसरे में जो प्रेशर है 2 atm है। ठीक है, अब कोई आपसे पूछे कि इन दोनों में किस में गैस की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, सो इस केस में जिसका प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है, प्रेशर जितना ज़्यादा होगा सॉल्युबिलिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, प्रेशर जितना ज़्यादा सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, सो इस केस में जो गैस की सॉल्युबिलिटी होगी लिक्विड में वो ज़्यादा होगी। सो इसको हेनरी ने डिफाइन किया था। सो हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग, हेनरीज लॉ क्या कहता है, हेनरीज लॉ कहता है इट स्टेट्स दैट the partial pressure of a gas is directly proportional to the mole fraction of gas in liquid। ठीक है, हेनरी लॉ कहता है कि मान लो किसी गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वो मेरा P है। ठीक है, और किसी गैस का, उस गैस का जो मोल फ्रैक्शन है वो मान लिया मोल फ्रैक्शन अब कैसे हो गया। सो हेनरी लॉ क्या बोलता है कि किसी गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो उस गैस का मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ठीक है, सो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। यहाँ से जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है KH। ठीक है, KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। यहाँ पे जो KH होता है इसको बोलते हैं हम हेनरीज कांस्टेंट। हाँ, हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, ये हमारा एक क्वेश्चन होता है हेनरीज लॉ का। ठीक है, इसको याद रख लेना, इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर कोई KH का यूनिट पूछ लिया तो यूनिट ऑफ KH, देखो
यूनिट ऑफ KH इसको देखना है। देखो, सिंस जो मोल फ्रैक्शन होता है इसका कोई यूनिट ही नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ से सिंपल है, जो KH का यूनिट होगा, यूनिट ऑफ KH ये होगा यूनिट ऑफ प्रेशर। जो प्रेशर का यूनिट होगा वही KH का भी यूनिट होगा, ठीक है। सो इसके बाद देखते हैं कुछ KH के बारे में और पढ़ते हैं, KH कैसे सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो हेडिंग डालते हैं सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंस ऑफ KH। इसके लिए हम दो एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मान लो मेरे पास दो कंटेनर हो गए, इस कंटेनर में CO2 भरा है, दूसरे में भी CO2 भरा है। इसमें जो प्रेशर है 1 atm है, इसमें भी जो प्रेशर है 1 atm है, ठीक है। पहले का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, दूसरे का टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मान जाओ पहले का जो मोल फ्रैक्शन है वो काई CO2 है, दूसरे के काई डैश CO2, ठीक है। सो अगर कोई क्वेश्चन पूछे किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, विच वन है मोर सॉल्युबिलिटी, ठीक है। देखो, पहला चीज हम टेम्परेचर पे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पे हम डायरेक्टली बोल सकते हैं। देखो, इसको केस 1 ले लेते हैं, ठीक है। इसको A कह लेते हैं, इसको B। सो ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, क्यों टेम्परेचर? क्योंकि देखो यहाँ पे प्रेशर भी सेम है, बस वेरी क्या कर रहा है, टेम्परेचर। गैस भी सेम ही है, CO2 है, तो नेचर ऑफ गैस पे भी इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, तो बचा बस टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या है, एक में क्या है, पहले का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, दूसरे का 50 डिग्री सेल्सियस। अभी मैंने पीछे बताया था कि जो सॉल्युबिलिटी होता है वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी। सो इस केस में जो सॉल्युबिलिटी होगी ए की ज़्यादा होगी बी से, ठीक है। लेकिन हेनरी लॉ क्या कहता है, ये हो गया सॉल्यू टेम्परेचर के बेसिस पे। लेकिन हेनरी लॉ क्या कहता है, ठीक है। पहला हो गया फ्रॉम हेनरी लॉ। हेनरी लॉ दोनों के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे। तो इक्वेशन क्या होता है हेनरी लॉ का, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, एंड दूसरा हो जाएगा पार्शियल प्रेशर KH एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ दूसरे का CO2, ठीक है। तो दो प्रेशर कितना है, 1 है, मोल KH नहीं पता है एंड मोल फ्रैक्शन भी हमें नहीं पता है, ठीक है। यहाँ पे भी दूसरे में भी जो हमारा प्रेशर है 1 atm है, KH नहीं पता है एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 नहीं पता है, ठीक है। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अभी हमने देखा कि सॉल्युबिलिटी पहले की ज़्यादा है दूसरे से, मीन्स क्या, इसका मतलब क्या होता है, मतलब जो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 पहले वाले का लिक्विड में ज़्यादा होगा दूसरे के कंपैरिजन में, ठीक है। ठीक है, यहाँ से समझ में आ गया। क्योंकि देखो इस केस में सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, मतलब ये मोल फ्रैक्शन वाटर में, इसका जो CO2 का अमाउंट है वाटर में वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 है वो भी ज़्यादा होगा दूसरे के कंपैरिजन में, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ से हम लिख सकते हैं KH मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इज इक्वल टू KH डैश, ये डैश होगा, सॉरी, मोल डैश मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 सेकेंड केस में, ठीक है। देखो यहाँ से क्या रिलेशन बन रहा है,
मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड केस में CO2 का इज इक्वल टू KS टेस्ट डिवाइड बाय KH। देखो ए वाला, इस केस में ए वाला टर्म ज़्यादा है, ठीक है, मतलब पहले केस में मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 का ज़्यादा है, तो यहाँ से क्या आएगा, जो KH डैश आएगा वो ज़्यादा आएगा KH से, ठीक है, ठीक है, ए आएगा। जो हेनरीज कांस्टेंट होगा सेकंड केस में वो पहले केस से ज़्यादा होगा। सो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, देखो यहाँ से हमने देखा इस केस में ए की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है, और ए क्या बोल रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है हमारा KH, मतलब जो सेकेंड केस है, सेकेंड केस का KH ज़्यादा आ रहा है, KH ज़्यादा आ रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या है हमारी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KH है, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे के जो पहले की सॉल्युबिलिटी तो ज़्यादा है, ठीक है, आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो KH क्या बोल रहा है, दोनों का जो हमने KH कंपैरिजन किया, हम देख रहे हैं कि सेकंड वाले का KH ज़्यादा आ रहा है, लेकिन जो सॉल्युबिलिटी है सेकंड वाले की वो पहले से कम है। सो यहाँ से जो हमारा कंक्लूजन निकला, जो सॉल्युबिलिटी होता है KH के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, और टेम्परेचर जो सॉल्युबिलिटी होता है, यहाँ से सॉल्युबिलिटी होता है वो भी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, ये दो रिलेशन याद रखना, ठीक है। सो इसके बाद ग्राफ है हेनरी लॉ का, ठीक है। सो हमारा इक्वेशन क्या आया था, पार्शियल प्रेशर था, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू KH एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक है। देखो ये हमारा क्या है, एक लीनियर इक्वेशन को शो कर रहा है, तो यहाँ से हम इसको कंपेयर कर देंगे, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है, यहाँ पे कोई c, यहाँ पे c क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है, तो यहाँ पे कोई c की वैल्यू नहीं है, तो छोड़ो, ये होगा कोई इंटरसेप्ट नहीं होगा, ठीक है, मतलब जो हमारी ग्राफ जाएगी वो इस ओरिजिन से होके जाएगी, ठीक है, ठीक है। y एक्सिस पे क्या होगा हमारा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एंड x एक्सिस पे होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक है, और यहाँ पे m हमारा क्या हो गया, KH, मतलब m स्लोप क्या हो गया हमारा KH, यहाँ से स्लोप इज इक्वल टू KH, ठीक है। सो जो हमारा हेनरी लॉ का इक्वेशन होता है उसका ग्राफ आता है, एक स्ट्रेट लाइन आता है और ओरिजिन से जाता है, और उस ग्राफ का जो स्लोप होता है वो KH होता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हेनरीज लॉ के कुछ एप्लीकेशन होता है। सो सबसे पहला एप्लीकेशन होता है सॉफ्ट ड्रिंक्स। जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, उन सारे सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गया, बियर्स होते हैं, उसमें जो हम CO2 को डिजोल्व करके रखते हैं, ठीक है। अगर हम देखें अगर हम नॉर्मल प्रेशर पे CO2 को डिजोल्व करें, नॉर्मल प्रेशर पे, तो ये डिजोल्व नहीं होती लिक्विड में, ठीक है। सो हम CO2 को वेरी हाई प्रेशर पे, बहुत हाई प्रेशर पे हम इस सॉफ्ट ड्रिंक्स में डिजोल्व करते हैं CO2 को, ठीक है। जब हम सॉफ्ट ड्रिंक के बोतल को ओपन करते हैं, या देखते हैं कई बच्चे इसको सेक करके ओपन करते हैं, तो जो सॉफ्ट ड्रिंक होता है वो बाहर निकल जाता है। वो क्या होता है, वो CO2 की वजह से ही बाहर निकलता है, क्योंकि बहुत ही हाई प्रेशर पे होता है। जब उसको सेक करते हैं तो जो CO2 के बबल्स होते हैं वो तुरंत बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। ये पहला एप्लीकेशन हो गया सॉफ्ट ड्रिंक में, ठीक है। दूसरा होता है, हम देखते हैं
जो गोताखोर होते हैं, स्कूबा डाइवर्स, जो डीप सी में जाके एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, नई नई चीज़ों को खोजते हैं, वो जब अंदर जाते हो तो एक सिलेंडर कंटेन करते हैं। ठीक है, इस सिलेंडर्स में क्या होता है, मेनली ऑक्सीजन और अगर नाइट्रोजन भरा जाए, ठीक है, जो हमारा एयर में कंटेन होता है, 20% ऑक्सीजन मान लो और अराउंड 80% नाइट्रोजन होता है। अगर बस इस सिलेंडर में बस एयर हो, यानी कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हो, तो क्या होगा, जब भी अंदर जाते हैं, ठीक है, जब डीप सी में जाते हैं तो डीप सी में क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। हाई प्रेशर होने की वजह से क्या होता है, जो नाइट्रोजन होता है ये हमारे ब्लड में जाके डिसॉल्व होने लगता है। ठीक है, और ये बहुत ही रैपिड डिसॉल्व होता है। ठीक है, और जब हम सरफेस पे आते हैं, जो डाइवर्स सरफेस पे आते हैं, तो ये जो नाइट्रोजन जो हमारे ब्लड में डिसॉल्व हो गया है, वो उतना फास्ट ब्लड से निकल नहीं पाते हैं। तो क्या करते हैं, ये ब्लड एक फफोले बना देते हैं, मतलब स्किन के देखो, ये रहा, ये फफोले बना देते हैं ठीक है, बहुत ही पेनफुल होता है। ठीक है, फफोले क्यों होते हैं, फफोले इसीलिए होते हैं क्योंकि जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड में जाके नाइट्रोजन डिजोल्व हो जाता है, क्योंकि हाई प्रेशर पे गैस का डिजोल्यूशन ज़्यादा होता है। सो इस चीज़ से बचने के लिए जो मॉडर्न डाइवर्स होते हैं वो हीलियम का यूज़ करते हैं। ठीक है, हीलियम मिक्सर का यूज़ करते हैं, क्योंकि जो हीलियम होता है इसका डिजोल्यूशन बहुत ही कम होता है, ये बहुत कम डिजोल्व होता है। ठीक है, सो जो मॉडर्न डाइवर्स हो गए वो हीलियम का यूज़ करते हैं इस केस में। ठीक है, दूसरा हो गया। इसके बाद आता है तीसरा केस आता है, जो पर्वतरोही होते हैं, जो माउंटेन को चढ़ते हैं। ठीक है, उनमें एक बहुत ही कॉमन चीज़ होता है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया क्या होता है, हाइपोक्सिया होता है ऑक्सीजन की कमी। ठीक है, ये कैसे होता है, देखो, जैसे जैसे जो क्लाइंबर होते हैं, जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, प्रेशर लो होते जाता है। और लो प्रेशर पे क्या होता है, ऑक्सीजन का हमारा ब्लड में, ऑक्सीजन प्लस ब्लड का डिजोल्यूशन होता है, वो डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, सो जब हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का डिजोल्यूशन कम होएगा, ठीक है, इस केस में हमारा हाइपोक्सिया होता है। ठीक है, इस केस में हमें सर दर्द, थकान, चक्कर आना, ठीक है, ये सारे डिजीज होते हैं। ठीक है, देखो, ये हुआ ऑक्सीजन की कमी से। ठीक है, ऐसे हो जाता है हाइपोक्सिया के केस में। हाइपोक्सिया के केस में हाइपोक्सिया का एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, तो अभी तक हमने लिमिट एप्लीकेशन देखा था। पहला देखा था हमने सॉफ्ट ड्रिंक के केस में, दूसरा देखा है स्कूबा डाइविंग, जिसमें जो मॉडर्न जो डाइवर्स होते हैं वो हीलियम और ऑक्सीजन का मिक्सर का यूज़ करते हैं इस बेंड से बचने के लिए। ठीक है, इसके बाद तीसरा आता है हाइपोक्सिया। ठीक है, हाइपोक्सिया क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी से जो डिजीज होता है उसको हाइपोक्सिया बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं हेनरीज लॉ के क्या लिमिटेशन हो गए। ठीक है, तो इसका पहला लिमिटेशन होता है कि जो हेनरीज लॉ होता है वो केवल लो प्रेशर के लिए ही वैलिड होता है, बहुत ही हाई प्रेशर पे नहीं होता है। ठीक है, हाई प्रेशर पे क्या होगा, जब हम गैस को बहुत ही हाई प्रेशर पे कंप्रेस करेंगे, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, गैस आपस में ही इंटरेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये गैस आपस में इंटरेक्ट कर लेंगे, बहुत ही हाई प्रेशर पे गैस आपस में इंटरेक्ट कर लेंगे। सो जो हेनरीज लॉ होता है केवल लो प्रेशर पे ही वैलिड होता है।
उसके बाद आता है दूसरा दूसरा होता है ये एक ऑप्टिमम टेम्परेचर तक ही वैलिड होता है। मीन्स अगर हम मान लो गैस है, जब इसको हम बहुत ही हाई टेम्परेचर दे देंगे तो गैस पार्टिकल क्या करेंगे, लिक्विड को छोड़ देंगे, ठीक है, लिक्विड को छोड़ देंगे और ये अपने गैस फेज में आ जाएंगे, ठीक है। सो जो हेनरीज लॉ होता है एक ऑप्टिमम टेम्परेचर तक ही वैलिड होता है, ठीक है। और तीसरा केस होता है जो गैस होते हैं वो सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट ना कर जाए। जैसे अब मान जाओ हम किसी गैस को जैसे ऑक्सीजन को ही हम सॉफ्ट ड्रिंक में डिजोल्व कर रहे हैं, ठीक है, और मान जाओ ऑक्सीजन सॉफ्ट ड्रिंक के साथ रिएक्ट कर जाए तो वो हमारे लिए हानिकारक हो जाएगा, ठीक है। सो इस केस में हम उन्हीं गैस का हेनरीज लॉ उन्हीं गैस की बात करता है जो सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट ना करे। अगर हम मान जो अमोनिया लेते हैं, ठीक है, जब अमोनिया को वाटर देते हैं तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, ठीक है। सो ये रिएक्ट कर जाएगा वाटर के साथ। सो हम ऐसे सॉल्यूट की बात नहीं करते, केवल उन्हीं की बात करते हैं जो वाटर के साथ या सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट ना करे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। उसके बाद आता है हमारा लास्ट इफेक्ट, ठीक है, जो हमारे सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, वो है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सो इसको समझने के लिए बस एक लाइन समझना, लाइक डिजॉल्व लाइक्स, मतलब क्या हुआ, जिसका जैसा नेचर होगा वो उन्हीं के साथ जाके डिजॉल्व होगा, ठीक है। जैसे मान जो हमारा सॉल्यूट है पोलर है, अगर हमारा सॉल्यूट पोलर है तो हमारा सॉल्वेंट भी पोलर ही होना चाहिए। ये पोलर सॉल्वेंट में ही जाके डिजॉल्व होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, CO2 में क्या है, पोलैरिटी है डेल्टा नेगेटिव। एक क्या होगा, वाटर में जाकर डिजॉल्व हो जाएगा। जो CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसकी वाटर में अच्छे से डिजॉल्व होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हमारा नॉन पोलर सॉल्यूट हुआ तो नॉन पोलर सॉल्यूट क्या होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होगा, ठीक है। लाइक एग्जांपल ऑक्सीजन होता है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बहुत ही अच्छा डिजॉल्व होता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा सॉल्वेंट का इफेक्ट होता है हमारे सॉल्युबिलिटी पे। सो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम इस लेक्चर को बाइंड अप करेंगे, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हेनरीज लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एक्वस सोल्यूशन ऑफ, ठीक है। इनमें से ऐसे कौन से गैस है जिस पे हेनरीज लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। पहला है ऑक्सीजन पे तो होगा ही, ठीक है। दूसरा है नाइट्रोजन पे भी हेनरीज लॉ एप्लीकेबल होता है। तीसरा SO3H। अब देखो SO3H क्या है, SO3 जब SO3 को जो हम पानी या वाटर देते हैं तो क्या करता है, इसके साथ इंटरेक्ट कर जाता है और बना देता है H2SO4। सो अभी मैंने बताया था लिमिटेशन में कि हेनरीज लॉ वैलिड नहीं होता है उन गैसेस के लिए जो सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट कर जाए। सो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन C SO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राफ के बेसिस पे क्या बोल रहा है, द गिवन ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस विथ इट्स मोल फ्रैक्शन इन ए लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। 4 स्ट्रेट लाइन ABCD, ठीक है, दिया है, आर ऑब्टेन्ड फॉर 4 डिफरेंट गैसेस, ठीक है। आइडेंटिफाई विच लाइन कॉरेस्पॉन्ड्स टू ईच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस, हीलियम, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ठीक है। हमारे पास 4 गैसेस हैं, ठीक है, हीलियम, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड O2, ठीक है।
अब देखो, सबसे पहले ये 4 डिफरेंट टाइप की गैस है, हम इसकी सॉल्युबिलिटी पता कर सकते हैं इनके मॉलिक्यूलर वेट पे, मॉलिक्यूलर मास पे, ठीक है। अब इन केस सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका है? ऑक्सीजन का। कितना है हमारा? 32। कार्बन मोनोऑक्साइड का है 14, नाइट्रोजन का भी 14, और नो नो सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम डूइंग मिस्टेक। यस यस यस, वेट 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 वेट, ठीक है। सो molecular weight of oxygen is 32, कार्बन मोनोऑक्साइड इज 12 + 16 यानी कि 28, नाइट्रोजन इज ऑल्सो 28 एंड हीलियम इज 4, ठीक है। सो इस केस में जो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर कितना आ जाएगा हमारा? ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, सबसे ज़्यादा सॉल्युबल कितना कौन होगा? ऑक्सीजन। इसके बाद अब देखो, इन दोनों का मॉलिक्यूलर वेट तो सेम है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, नाइट्रोजन से। क्यों? क्योंकि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो वाटर के साथ अच्छा इंटरेक्शन करता है, ठीक है, दैट्स वाई इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है ठीक है। CO, उसके बाद N2, उसके बाद हीलियम, ठीक है, क्योंकि जो सॉल्युबिलिटी होता है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और हम एक चीज़ और जानते हैं, जो सॉल्युबिलिटी होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है KH का, ठीक है। सो यहाँ से जो ऑर्डर ऑफ KH होगा, KH मीन्स हेनरीज कांस्टेंट, वो क्या हो जाएगा? हीलियम का सबसे ज़्यादा, उसके बाद नाइट्रोजन का, उसके बाद CO का, उसके बाद ऑक्सीजन का, ठीक है। अब देखो, ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन, यहाँ से नॉर्मल कैलकुलेशन। अब हम इस ग्राफ में चलते हैं। एक ग्राफ किस चीज़ का दिया है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस वर्सेस मोल फ्रैक्शन। मीन्स हम यहाँ से लिख सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे मैंने पीछे बताया था ये y = mx+c का एक ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है, ठीक है, ओरिजिन से, ठीक है। यहाँ पे जो स्लोप है हमारा KH है। अब देखो, ये जो स्लोप हो गया ये KH है हमारा, ठीक है। अब देखो, यहाँ से ऑर्डर ऑफ स्लोप सबसे ज़्यादा कितना है? स्लोप का ऑर्डर क्या है? अब देखो, सबसे ज़्यादा स्लोप किसका है? ए का है। ए के बाद बी के बाद सी के बाद डी। मीन्स ए का KH सबसे ज़्यादा है, ठीक है, उसके बाद बी का KH, उसके बाद सी का KH, उसके बाद डी का KH। सो यहाँ से हम देख सकते हैं सबसे ज़्यादा KH किसका? ए का, यानी कि A B C एंड D, ठीक है। यहाँ से जो हमारा आंसर आया, ए मीन्स हीलियम, बी मीन्स नाइट्रोजन, सी मीन्स CO, डी मीन्स ऑक्सीजन, ठीक है। मतलब देखो, स्लोप जिसका जितना ज़्यादा, सोल्युबिलिटी उतनी कम। ए का सबसे ज़्यादा स्लोप है, देखो ए का सबसे ज़्यादा स्लोप है तो इसकी सोल्युबिलिटी सबसे कम सोल्युबिलिटी किसकी? हीलियम की, ठीक है। उसके बाद सबसे कम स्लोप किसका है? डी का। डी का स्लोप सबसे कम है तो मतलब इसका सोल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा। तो सोल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी है? ऑक्सीजन की, यहाँ पे ऑक्सीजन की। सो यहाँ से हम इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? The Henry's law constant values of three gases A, B, C in water are 145, 2 into 10⁻⁻5 and 35 kilobar respectively. The solubility of these gases in water of the following are, ठीक है। 3 गैस है, ठीक है, A है, B है एंड C है। इसका KH, इन तीनों का KH दिया है, ठीक है। A का कितना दिया है? 145 किलो बार। B का दिया है 2 into 10⁻⁻5 किलो बार। C का दिया है 35 किलो बार, ठीक है। अब देखो,
जो सॉल्युबिलिटी होता है, अभी पीछे ही बताया था, वो होता है KH के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या आ जाएगा, देखो सबसे कम KH किसका है, B का है, ठीक है। तो यहाँ पाएगा B का सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा, उसके बाद C, उसके बाद A। तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या आ गया, BCA। BCA पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में, चौथा। सो ऑप्शन फोर्थ विल बी करेक्ट। ये नीट 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज एसरेशन ए एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन, ठीक है। सो पहला बोल रहा है हीलियम इज यूज टू डायल्यूट ऑक्सीजन डाइविंग apparatus, ठीक है। और जो रीजन बोल रहा है हीलियम इज हाई solubility इन ऑक्सीजन, ठीक है। इन द लाइट ऑफ द above statements choose the correct answer from the options given below, ठीक है। पहला क्या बोल रहा है, हीलियम इज यूज टू डाइल्यूट ऑक्सीजन इन डाइविंग apparatus, ठीक है। अभी मैं एप्लीकेशन, जब हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन पढ़ रहा था, उसमें हमने बताया था कि हीलियम को हम यूज करते हैं नाइट्रोजन के प्लेस पे, ठीक है, बेंड डिजीज से बचने के लिए, ठीक है। तो ये तो सही हुआ, हीलियम इज यूज टू डाइल्यूट ऑक्सीजन डाइविंग apparatus, मतलब जो हमारा ए है वो सही है, ठीक है। अब बी क्या बोला है, हीलियम इज हाई सॉल्युबिलिटी इन ऑक्सीजन, नहीं, अगर हीलियम का सॉल्युबिलिटी हाई हो जाएगा तो फिर जो हमारा बेंड डिजीज हो रहा तो वो तो और ज़्यादा होगा। तो ए जो हमारा रीजन है गलत है, ठीक है। और ये जो यहाँ से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन देखते हैं, ए सही एंड आर फॉल्स, ठीक है। ए इज फॉल्स, पहला गलत, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर तो फॉल्स है, ये भी गलत, रीजन भी गलत है, ठीक है। ए एंड आर ट्रू, आर फॉल्स है, गलत हो गया। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, सो करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ। इसके बाद एक न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है, शायद ये लास्ट क्वेश्चन होगा, यस लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। When a gas is bubbled through the water at 298 Kelvin, a very dilute solution of gas is obtained. Henry's law constant for the gas is 100 kilobar. If gas exerts a pressure of 1 bar, the number of moles of gas dissolved in 1 liter of water each, ठीक है। सो देखो गिवन क्या है क्वेश्चन में, टेम्परेचर दिया है 298 केल्विन, ठीक है। केएच दिया है 100 किलो बार, इसको हम लिख सकते हैं 100 इंटू 10⁻³ बार या 10⁻5 बार, ठीक है। उसके बाद प्रेशर दे दिया हमारा 1 बार और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस पूछ रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, नो सॉरी क्वेश्चन पूछा नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं मोल्स ऑफ गैस इन 1 liter वाटर, क्वेश्चन। तो देखो, सो हेनरीज लॉ का फॉर्मूला क्या था, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक है। तो यहाँ से प्रेशर दे दिया हमारा 1 बार, KH दे दिया 10⁻5 बार और मोल फ्रैक्शन हमें नहीं पता है, तो यहाँ से हमारा मोल फ्रैक्शन हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज इक्वल टू 10⁻5। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस क्या होता है, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस क्या होता है, मोल्स ऑफ गैस डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि मोल्स ऑफ गैस प्लस मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू 10⁻5। सिंस यहाँ पे दिया है जो हमारा सॉल्यूशन है डाइल्यूट है मतलब जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है ये बहुत ही कम है इन कंपैरिजन टू वाटर, मोल्स ऑफ वाटर। सो हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। सो यहाँ से जो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आया, मोल्स ऑफ गैस इज इक्वल टू
मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू 10⁵। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में दिया है कि जो हमारा वाटर का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 लीटर मीन्स 1000 ml। ठीक है। एंड हम जानते हैं जो डेंसिटी होता है वाटर का, डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 ग्राम पर ml। सो यहाँ से हम वेट ऑफ वाटर निकाल सकते हैं। आ जाएगा 1000 इंटू 1 यानी कि 1000 ग्राम आ जाएगा। ठीक है। ये कैसे निकाला, जो हम जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो यहाँ से जो मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है। अब देखो वेट आ गया और इसका वाटर का मोलिकुलर वेट पता है 18 होता है। तो यहाँ से हमारा मोल्स ऑफ वाटर कितना आ जाएगा, मोल्स ऑफ वाटर हो जाएगा। वेट कितना है 1000 डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट वाटर का कितना होता है 18। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आता है 55.55। ठीक है, मोल्स। ठीक है। अब इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख देंगे। ठीक है, पुट इन इक्वेशन 1। यहाँ से क्या आएगा देखो, मोल्स ऑफ गैस डिवाइड बाय 55.55, ये हो गया मोल्स ऑफ वाटर इंटू 10⁵। तो यहाँ से हो गया मोल्स ऑफ गैस इज इक्वल टू 55.55 इंटू 10⁵। ये हो गया हमारा, ये हो गया मोल्स ऑफ गैस इन वाटर। सो करेक्ट आंसर इज, ओ सॉरी आई डन, यहाँ पे मैंने एक गलती किया है। ये होगा जब हम इस वैल्यू को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा, अब इसको नीचे लाएंगे ऊपर जाएगा 10⁻⁻5 होगा। तो हर जगह -5 कर लेना, -5। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।